दोस्तों मिस्टर बीस्ट की आप कोई भी वीडियो उठा के देखें तो आपको उसके अंदर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, पैसा और डिस्ट्रक्शन नजर आएगी। In this video, we're going on a $250,000 vacation. This is a $1 billion super yacht, and it's big enough to hold an entire city on the water. मिस्टर बीस्ट जो कि यूट्यूब का सबसे बड़ा खिलाड़ी या यूं कह लीजिए कि सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर, from cross country, out of the country, and some have never even tried one of these burgers. लेकिन कभी क्या सोचा है आपने कि मिस्टर बीस्ट को एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है? जी हाँ, वो है क्रॉन डिजीज। I got Crohn's when I was 15, so I played baseball nonstop, and then when I got Crohn's, I lost क्रॉन डिजीज जो कि बहुत ही क्रॉनिक है और जो किसी भी टाइम कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। आज के इस वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट में हम देखेंगे कि आखिर ये क्रॉन डिजीज़ है क्या, बायोलॉजिकली इसके ये कैसे कॉज होती है। नंबर 2 पे इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब मिस्टर बीस्ट को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। और तीसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि आखिरकार इसका इलाज आज तक क्यों डिस्कवर नहीं किया जा सका, इसे क्योर क्यों नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये 3D एनिमेटेड वीडियो की मदद से समझते हैं। ये हमारा माउथ है और ये है एनस। ये जो ट्रैक नज़र आ रहा है जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, इसके अंदर फूड ट्रैवल करती है, मतलब इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि दूसरा पार्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम एलियम कहते हैं, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन के इस पार्ट को हम असेंडिंग कॉलम कहते हैं। और जहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है इसको एलोकोलिक रीजन कहा जाता है। ये जो टेबल पे आपको इस टाइम कॉर्न और प्रोसेस फूड नज़र आ रहा है जिसमें बेकरी आइटम्स है, ये मिस्टर बीस्ट नहीं खा सकता, मतलब क्रॉनिक पेशेंट के अंदर ये इसको सख्ती से मना किया गया है। और अगर ये खा भी ले तो इससे स्टमक जो है पेन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वेट लॉस, फटीग और रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है। आप यूँ समझ लीजिए कि क्रॉन डिजीज़ है क्या। इसके सबसे पहले आप डाइजेस्टिव ट्रैक जिसमें जो कि फूड ट्रैवल करती है इसको ल्यूमन कहते हैं। ल्यूमन के ऊपर जो है ये म्यूकोसा है, इसके ऊपर जो सब म्यूकोसा है, फिर इसके ऊपर जो है एपिथेलियल टिश्यूज़ की लेयर है, और इसके ऊपर जो लेयर है ये है जो है सरोसा है। जो क्रॉन डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये सरोसा भी फट जाती है और ब्लड बाहर आता है, जो कि मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। नाज़रीन, अब आपको ये समझाना है कि एक पेशेंट जिसको क्रॉनिक डिजीज़ है और एक नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क है। आमतौर पर देखा गया है कि कोई भी नॉर्मल जो इंसान है, जब उसकी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो उन तमाम जर्म्स को किल करके बाद में ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है डीएक्टिव होता है। लेकिन ऐसे तमाम पेशेंट जो क्रॉन डिजीज़ में मुब्तला होते हैं उनके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उनकी बॉडी में इन होता है तो उसको किल तो किया जा सकता है, मतलब माइक्रोनिज्म को इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और किल कर देता है, लेकिन बाद में डीएक्टिवेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और टिश्यू रैप्चरिंग होती है, टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली अल्सर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इम्यून डिजीज़ जो है इसको 1932 में डॉक्टर विलियम ने डिस्कवर किया था और अब तक तकरीबन 93 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी इसका इलाज अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। जबकि इसके 3 ही मेन काज हो सकते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो है इम्यून सिस्टम का अनकंट्रोल होना और अल्टीमेटली जो है टिश्यू डैमेजिंग करना। नंबर 2 पे जो है इसमें प्रोसेस फूड है और स्मोकिंग है। और नंबर 3 पे जो है ये जेनेटिकली हो सकता है। जी दोस्तों, मजीद इसको समझने के लिए हमें जो है एक सेल के पास जाना पड़ेगा। सेल जो है इसके अंदर मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस पास करता है। इस सेल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें कि जो बड़ा आर्म है इसको पी आर्म कहते हैं और जो इसका छोटा आर्म है इसको क्यू आर्म कहते हैं। एक सेल में टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इस क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद हैं डीएनए। डीएनए जो है ये बॉडी की तमाम सेल की तमाम जो डेवलपमेंट है और फंक्शंस है इनके अंदर स्टोर्ड होती हैं तमाम इन्फॉर्मेशन, मतलब यूँ कहने कि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है और इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अब ये जो 16 नंबर क्रोमोसोम है इसका जो बैंड नंबर 12 है इसके ऊपर कोड जो है वो NG जो स्टोर्ड है, ये रैप्चर होता है जिसकी वजह से ये क्रॉनिक डिजीज़ होती है। मतलब ये कि ये सिस्टम जो है इसका एक सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से क्रॉन डिजीज़ में मुब्तला होते हैं और ये जो इम्यून सिस्टम है वो डीएक्टिवेट टाइमली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मेल एब्जॉर्प्शन, मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब ना होना। नंबर 2 पे आता है फस्टूला, मतलब इसमें जो छोटी आंत है वो रैप्चर होती है और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। नंबर 4 पे आता है स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शंस, मतलब इसके अंदर किसी भी टाइम जो है वो छोटी या बड़ी आंत में कोलैप्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और रेक्टल ब्लीडिंग, और अल्टीमेटली ये कैंसर में कन्वर्ट भी हो सकती है। अब इसको मजीद समझने के लिए हम 3D एनिमेटेड मदद की मदद से एक पेशेंट को समझते हैं जो कि इस टाइम क्रॉन डिजीज़ के अंदर मुब्तला है।
जब किसी पेशेंट को क्रॉन डिजीज़ होती है तो उसके कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंसी और प्रोटीन डेफिशिएंसी का पता करवाया जा सकता है। क्रॉन डिजीज़ का अब तक क्योर नहीं किया जा सका है, लेकिन इसके सिम्टम्स की वजह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जितने भी पेशेंट जिनको क्रॉन डिजीज़ होती है उनकी जो छोटी आंत है उसके ऊपर फैट अब्जॉर्प्शन नज़र आती है, और अगर देखा जाए तो इनकी जो वेन और देखा जाए तो इनकी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो अंदर से इस डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत ही उभरे हुए नुमाया होते हैं, जिनमें इन्फ्लेमेशन होता है और पेन बहुत ज़्यादा होती है, और इसको हम एक सेलेक्टिव डाइट के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये वो तमाम तरह अलामात थी जो कि मिस्टर बीस्ट या ऐसे तमाम पेशेंट जो कि इस डिजीज़ में मुबतला हैं उनके अंदर होती हैं। मतलब कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझौता करना है अपनी डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ। आज अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बहुत सी आपको ऐसी डिजीज़ और के बारे में बताया कि जिनको हम डाइट के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।